Good afternoon, beta. Attend your roll call. हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, मुस्कान, नेहा, स्नेहा, कुणाल, नेहा गोयल, लकीता, ऋतु अभी बोल के गई थी ना ऋतु, तनीषा, ज्योति, सोनू, रविंदर, दीपांशी, आदित्य, प्राची, दिव्या दैया, भूपेंद्र, हिमानी, प्रिया, नीतिका, तनु शर्मा, प्रिया, पायल, सोनिका, तनु, मीनाक्षी, रेणु जाखड़, शिवानी, खुशी, विशु, कनिष्का सैनी, दिव्या, विकास, नैन्सी, कोमल, अंशु, रवि, तुषार, हर्ष, विनी, मुस्कान, काजल, मनीषा, मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, पीयूष, प्रीति, निखिल, कीर्ति, प्रियांशु मलिक, और कोई स्टूडेंट? और कोई बात कुछ पूछनी हो? देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप जो बेटा इधर सुनो, ध्यान से इधर सुने। आप में से जो बच्चे प्रैक्टिकल अभी करने के लिए जा रहे थे ना, जो आप कल कह रहे थे हम कल कंप्लीट कर देंगे, आप देखो मैं और बच्चों को बता दूं, सारे बड़े ध्यान से सुन लो। ये प्रैक्टिकल कर रहे थे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का, और उन दो लिक्विड्स के लिए कर रहे थे जिन दो लिक्विड को आप अंडर रूम टेम्परेचर मिक्सअप करते हैं तो आपस में मिसिबल होते नहीं। तो जो दो लिक्विड आपस में मिसिबल हो नहीं रहे अंडर द रूम टेम्परेचर, तो वो होंगे कब? होने की कुछ कंडीशन होती है। वैसे इन जनरल मैं आपको एक कॉमन सी बात बता देता हूँ, इसके बारे में बताऊं उससे पहले, जब आप सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो सॉल्यूशन के चैप्टर के पढ़ते वक्त आपने कुछ सुना है सोल्युबिलिटी के बारे में, तो सोल्युबिलिटी के बारे में जो भी कुछ आपने सुना है उसमें आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको जब आप आपस में मिक्सअप करते हैं ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, कुछ सब्सटेंस को मिक्सअप करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। होता है ना ऐसा, या नहीं होता? सुना है आपने ऐसा कुछ? देखो अगर देसी भाषा में कहें तो आपके घर में जैसे पहले जो सफेदी करते थे, कड़ी करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड आप ले लेते थे तो फिर पानी में मिला देते थे, मटके के अंदर डाल के, आपने देखा मटके के ऊपर बिल्कुल गर्म हो जाता था, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता था, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी वो। लैब के अंदर आपने देखा NaOH KOH इनको मिलाते हैं वाटर के अंदर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। आमतौर पे होता क्या है कि जब कभी भी किन्हीं दो सब्सटेंस को आप मिलाते हैं तो हमेशा ही आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है। किस तरीके से? देखो बड़े ध्यान से एक बार देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे मान लो वाइवा में पूछ लें या किसी और टेस्ट में पूछ लें। तो होता क्या है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई सब्सटेंस लिख दिया, वैसे ही मान लीजिए मैंने NaOH लिख दिया, प्लस आगे मैंने वाटर लिख दिया, दो चीजों को मिलाया, आगे मैंने एरो का साइन लगा दिया, और एरो का जो साइन लगाया मैंने यहाँ पे, इसके अंदर मैंने इक्विवेलेंट का साइन लगा दिया। आपने कहा सर ये आपने गलत कर दिया। आपने क्यों कहा मुझे गलत कर दिया? आपने इसलिए कहा सर ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई सब्सटेंस है वाटर सोल्यूबल है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्ट एरो लगाएं आप, है ना, डायरेक्ट लगाएं, ये इक्विलिब्रियम का साइन तो नहीं आना चाहिए, रिएक्शन तो आगे चली जाएगी। अब बताते हैं ये हमने क्यों लगाया। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे जाके आपने काफी बार काम किया है, वाटर आप लेते हैं, शिकंजी घर में बनाते हैं, उसमें चीनी आपने डाली, सुक्रोस आपने डाल दी, आप शेक करते हैं, घुलता रहता है, घुलता रहता है, घुलता रहता है, घुलता रहता है, और डाला और घुलता रहता है, और डाला और घुलता रहता है, और डाला और घुलता रहता है, लिमिट आ गई एक, उसके बाद वो घुलना बंद हो गया, कुछ नीचे बच गया, बच गया ना?
फिर जो बच गया, फिर हुआ क्या उस वक्त क्या है, आपके पास जो चीनी थी, जो आपके पास सुक्रोज थी, वो दो फॉर्म में है, डिजोल्व फॉर्म में और अनडिजोल्व फॉर्म में। और डिजोल्व और अनडिजोल्व फॉर्म के बीच में क्या बन चुका है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। मतलब डिजोल्व फॉर्म के पार्टिकल अनडिजोल्व फॉर्म में आते जा रहे हैं और अनडिजोल्व वाले डिजोल्व में जाते जा रहे हैं, मींस नाउ इक्विलिब्रियम। ऐसा आपने पढ़ा था आपके इक्विलिब्रियम वाली यूनिट के अंदर, आप ऐसा पढ़ते हैं। क्लियर होगी ना बताएं। ऐसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने कोई सब्सटेंस लिया, जैसे हमने NaOH प्लस वाटर लिखा, इस तरीके से डाला कि आपका इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है। ठीक हो गया। और आगे हमने इसके आगे यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन। देखो इस तरह से, देखो एक कॉमन सी बात है, इक्विलिब्रियम शब्द ही तभी यूज किया जा सकता है जब आपके पास रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी हो, तभी तो आप बीच में एक एरो का साइन यूज करेंगे। अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो लगा दिया, उसका मतलब ये था रिएक्टेंट जो थे ना वो यूज अप हो गए सारे। वो एक अलग बात कि आपने स्टोक्योमेट्री रेशियो के अनुसार उनको नहीं लिया, तो हो सकता है दो में से कोई एक रिएक्टेंट यूज अप हो जाए, दूसरा फिनिश हो जाए। जो हो गया फिनिश वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि उसको दोबारा डालेंगे रिएक्शन फिर चल पड़ेगी, फिर आगे चली जाएगी। उसने रिएक्शन को लिमिट कर रखा है, उसने रिएक्शन को रोक रखा है। अगर आप उसको दोबारा से डाल देते हैं तो रिएक्शन फिर से चल जाती है। अदरवाइज आपने स्टोक्योमेट्री रेशियो के अनुसार लिया तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे दो रिएक्टेंट थे, दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो गए। आपने इतने अच्छी सावधानी से किया काम, और आगे रिएक्शन उधर गई और आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट तो बचा नहीं ना। तो जब रिएक्टेंट कोई बचा ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट है, तो क्या आप इक्विलिब्रियम साइन को यूज कर सकते हैं? नहीं। इक्विलिब्रियम कैसी कंडीशन होती है जिसके दौरान आप बोलते भी हैं द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड कब? मीन्स जब दोनों चीजें हो आपके पास कंटेनर के अंदर, है ना, रिएक्टेंट भी हो प्रोडक्ट भी हो, दोनों साइडें होनी चाहिए, तभी आप इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं। फिर इक्विलिब्रियम का साइन जब आप बीच में लगाते हैं तो दो एरो लगाते हैं, आधा एरो आगे आधा पीछे, जैसे हमने देखा। अब ये इक्विलिब्रियम भी अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, कभी तो आधा एरो आगे आधा पीछे जो आप इक्वल साइज के लगा देते हैं। कई बार आधा एरो, जैसे आपने देखा मैंने आगे वाला आधा एरो तो बड़ा साइज का दिखा दिया, पीछे वाला छोटे साइज का दिखा दिया। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन आगे ज्यादा जाना चाहती है और पीछे थोड़ा कम आना चाहती है, इसका मतलब ये होता है। आपने फिर आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, कब, क्या कुछ? फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आप लीच-एटली प्रिंसिपल के दौरान आप कॉमन आयन इफेक्ट आप पढ़ते हैं ना वहां पे, और उस वक्त जब आप उनकी एक्सप्लेनेशन आप देते थे, और जब आपने एक चीज और भी पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा बफर सॉल्यूशन के बारे में, जब हम पढ़ते हैं उनकी भी जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो उस वक्त ये जो इक्विलिब्रियम का साइन है बड़ा यूजफुल होता है। जैसे मान लीजिए मैं एसिटिक एसिड लिख दूं यहाँ पे, अब एसिटिक एसिड लिख दिया, अब इक्विलिब्रियम का साइन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो सब्सटेंस है स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। ये वीक एसिड है तो आपके दोनों एरो लगेंगे, आधा एरो आगे आधा एरो पीछे। आधा आगे पीछे जो हमने लगाया, तो उसके बाद जो आपके दो स्पीसीज देखो जो बन जाती है, जो आपने एक बार सॉल्यूशन बनाया और इसमें डाला, जैसे एसीटेट आयन बन गया, H पॉजिटिव आयन बन गया, उसके बाद जो कौन सा एरो ज्यादा आगे कौन सा पीछे। मान लीजिए किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एरो दोनों दिखा दे, आधा एरो आगे आधा पीछे, दोनों सेम साइज के और ना भी हो, और कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आप सोचोगे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, आधा एरो आगे पीछे लगाने थे, सारी ऑप्शन ठीक मान लो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? देखो ये पूरी तरह से टूटेगा नहीं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आगे वाला जो आधा एरो कैसा होना चाहिए? छोटा, छोटे साइज का, और पीछे वाला क्या होना चाहिए? बड़े साइज का, क्योंकि ये टूटना कम पसंद करता है, ज्यादा अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहना पसंद करता है, तो यानी पीछे की डायरेक्शन में रहना ज्यादा पसंद करेगा, आगे कम। तो मीन्स ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी आपकी ठीक हो गई, आगे वाला एरो आधा छोटा है, कम टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, पीछे वाला ज्यादा। ठीक हो गया? आगे ना इतनी बातें तो समझ में। तो कहने का अभिप्राय क्या था, ये तो चलो हमने कर दिया इतना काम, आपको इक्विलिब्रियम का मतलब बता दिया, कब एरो कैसा किस हिसाब का लगाना चाहिए। और एक चीज और बता दें, इक्विलिब्रियम कैन बी सेट अप एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन चलती कभी भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन बस रिएक्टेंट मिलाए थे, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, मतलब प्रोडक्ट थोड़ा सा बना था, बिल्कुल थोड़ा सा, 0.1% यील्ड, इतना ही बना, बस कुछ हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रही अमाउंट। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट थोड़ा सा बच गया, बचा हुआ है ना रिएक्टेंट, इसलिए तो इक्विलिब्रियम है। अगर ना बचता तो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ ना चली जाती। मतलब इक्विलिब्रियम कैन बी सेट अप एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला आपने लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह जब आप पढ़ते थे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का फार्मूला निकालते थे, तो की का क्या फार्मूला था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या था? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, और डिफरेंट प्रोडक्ट है तो उनके बीच में गुना का साइन होता है, डॉट हम लगाते हैं, कई बार बच्चे प्लस का साइन लगा देते हैं।
तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, मींस प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो ऊपर तो आते हैं आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी कौन से, जो आपने बैलेंस कर रखा था काम, है ना। उसके बाद डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कोफिशिएंट, आप ऐसा लिख देते हैं। उनकी जो रेशियो आती है वो आपका आंसर होता है के, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या पता प्रोडक्ट थोड़ी सी बनी हो, रिएक्टेंट ज्यादा बचे हुए हो, तो ऊपर तो प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, तो ऊपर वैल्यू छोटी मैथ के अनुसार, नीचे बड़ी, तो आंसर लेस देन 1। और बराबर बराबर हो तो इक्वल टू 1। और प्रोडक्ट ज्यादा बन गए और रिएक्टेंट थोड़े से बचे, इक्विलिब्रियम तो अब भी है, तो मतलब ग्रेटर देन 1। तो के की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है। मींस इक्विलिब्रियम कैन बी सेट अप एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, कभी भी सेटअप हो सकता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। ठीक हो गया ना, आगे इतनी बात समझ में। चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कई बार एक क्वेश्चन ये भी आपने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम तो सेटअप हो गया, हो गया इक्विलिब्रियम सेटअप। जब इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ था उससे पहले क्या था, जब इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ था उससे पहले भी तो बीकर में प्रोडक्ट थे, उससे पहले भी तो बीकर में रिएक्टेंट थे। तो उस वक्त उनकी जो रेशियो होती है उसे कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक वगैरह हर जगह आपने पढ़ा हुआ, उसको क्यू से हम लिख देते थे। तो मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट, दैट रेशियो एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन कॉल्ड एज द क्यू। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया तब भी वो क्यू है, तब भी वो क्यू है, लेकिन उस वक्त जो क्यू था कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट वो के भी है, लेकिन उससे आगे पीछे क्यू क्यू ही है। के तो एक जगह आया, के कब आया, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया था। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, उस वक्त वाला क्यू को के कहते हैं, मींस क्यू इज इक्वल टू के, ऐसा है ना। तभी तो कहा जाता है इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, पूछा जाता है ना। हर कोई क्या चाहता है, के की कोई वैल्यू है, मान लीजिए के की वैल्यू है 0.9, 0.9, ठीक है, और अभी क्यू की वैल्यू 0.2 है, तो बोलो किधर जाना है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाना, 0.2 0.9 की तरफ जाना चाहता है, मतलब इधर आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। वैल्यू बढ़ानी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन चलेगी। मान लीजिए के की वैल्यू मैंने बताई 0.9 और आंसर है, क्यू का आंसर है 1, तो रिएक्शन पीछे चलेगी क्योंकि उसको घटना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम सेटअप होना है। तो एक 1 जो वैल्यू थी घट के 0.9 की तरफ, मतलब वैल्यू कब होगी कम, प्रोडक्ट कुछ कम होने होंगे, तो प्रोडक्ट डिक्रीज होकर रिएक्टेंट में बदलेंगे, रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कहने का अभिप्राय क्या होता है, ऐसी जो चीजें होती है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं होते, ऐसे डाटा सा दे देते हैं और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आपकी सेटअप होगी, आगे चलेगी पीछे चलेगी कैसे चलेगी। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि रिएक्शन आगे चलेगी पीछे चलेगी, आप जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका हो तो उस वक्त हम अप्लाई भी करते हैं अपना लीचेटली प्रिंसिपल, तब उसको यूज करते हैं। अब देखना आपने उसी टाइप से क्या किया, मान लीजिए NaOH डाल दिया, वाटर डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया और आपने आगे लिख दिया डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव। देखो ऐसे लिख दिया, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो जो ये दो आधे एरो थे ना बेटा, देखो ये आधा एरो आगे आधा एरो पीछे, तो ऊपर वाले आधे एरो के ऊपर तो लिख दो एक्सो और नीचे वाले के क्या लिख दो एंडो। क्यों, क्योंकि जब रिएक्शन आगे चली ना, NaOH प्लस वाटर प्लस सॉल्यूशन बना, उस वक्त एक्सोथर्मिक का मतलब आगे चलते वक्त एक्सोथर्मिक है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना तो क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक, ऐसा कुछ होगा। ठीक हो गया, इतनी बात आ गई समझ में। जब कभी भी ऐसा लिख रखा होगा ऐसे, तो उसका मतलब आगे वाले एरो के ऊपर एक्सो लिखना है, पीछे वाले पे एंडो लिख देना है अपनी तरफ से। आप ऐसा लिखते भी थे 11वीं क्लास में। फिर उसके बाद पूछा गया कि भाई एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब हम ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। एंड ये हमने एक अजम्पशन नहीं ली, ये रियल डाटा दिया है। हमें पता ही है NaOH को पानी में डालेंगे सॉल्यूशन बनाते हैं तो गर्म हो जाता है, सभी को पता है। तो फिर क्या हुआ, इसलिए तो आपको कहा जाता है NaOH की पैलेट को कभी हाथ से नहीं उठाना, हाथ पे उठाया नमी है एकदम चढ़ जाएगा हाथ, हाईली बेसिक है ये। तो देखो क्या हुआ, अब हम ये कहते हैं कि मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये कंटेनर आपने लिया, कंटेनर लेके और आपने इसको नीचे से गर्म करना शुरू कर दिया, बोलो क्या होगा, बताना क्या होगा। If we increase the temperature, if we increase the temperature, आपने तो गर्म करके बढ़ा दिया। लीचेटली प्रिंसिपल क्या कहता है, डिक्रीज द टेम्परेचर, कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। जो भी आप चेंज लाओगे ना उसके असर को खत्म करना है, दैट कॉल्ड द लीचेटली प्रिंसिपल। If there occur any change in the concentration of the reactant or the product, in the temperature, in the pressure, then the equilibrium will shift, है ना। इक्विलिब्रियम आगे पीछे किसी ना किसी द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। जो भी आपने इफेक्ट डाला है, जो चेंज किया है, उसके असर को जो खत्म कर दे,
उस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो जाएगा, कहते हैं उसे आप ली-चैटलियर प्रिंसिपल है। आपने देखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है कि ऐसे आ जाता है कि कपड़े सुखा रहे थे आप, कपड़े जब सुखा रहे थे ना, एक ने तो सुखा दिए समुद्र के किनारे और एक ने सुखाए काफी दूर, किसके कपड़े जल्दी सूखेंगे? ली-चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। एक बच्चा तो ये कह देगा सर समुद्र के किनारे नमी सी होगी, ऐसा होगा तो वो नहीं सूखने चाहिए, है ना, ऐसा कहेगा। दूसरा कहेगा उससे थोड़ी दूर थे, वहां पे इतनी मॉइस्टनेस होगी नहीं, तो इट मींस वो जल्दी सूखने चाहिए। जबकि जवाब किसका पहले वाला ठीक था जो उसने गलत दिया। तो एक्सप्लेनेशन कौन देता है उसकी? ली-चैटलियर प्रिंसिपल। खैर, अब देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ली-चैटलियर क्या कहता है? डिक्रीज द टेम्परेचर, घटा दो। टेम्परेचर घटता कब है? मान लीजिए इस कमरे में काफी गर्मी होगी, आप सारे पार्टिकल है, मेरे को इस टेम्परेचर यहाँ पे मैंने थर्मोमीटर लगा दिया, इसमें कुछ गर्मी थी, बोलो कैसे घटाओगे? आप सारे पार्टिकलों की मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं कहूंगा कर लो एब्जॉर्ब सारे पार्टिकल इस कमरे की गर्मी को। आपने सारे ऐसे करे, सारी गर्मी आपकी बॉडी के अंदर, कमरे का टेम्परेचर हो गया डाउन, टेम्परेचर घट गया, मतलब एब्जॉर्प्शन हुई। बोलो क्या हुई? वो आप पार्टिकल्स ने की, आप पार्टिकल्स। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, डिक्रीज द टेम्परेचर। डिक्रीज कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल एब्जॉर्प्शन करेंगे। एब्जॉर्प्शन करेंगे तो एरो के ऊपर देखो एब्जॉर्प्शन कहां लिखा दिख रहा है? एब्जॉर्प्शन मींस एंडो, एंडो कहां पे है? पीछे। रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। सॉल्यूशन कहां पे बन रहा था? आगे। तो क्या सॉल्यूशन बना? नहीं, सॉल्युबिलिटी घट गई, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज। तो जब कभी भी कोई ऐसा कंपाउंड जिसको आप पानी में डालें और डालने के बाद आपको दिखाई दे कि वो सॉल्यूशन गर्म हो गया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जब कभी भी आप चाहते हैं उसकी सॉलिडिटी को बढ़ाना, तो आप क्या करें? आप उसको गर्म नहीं करेंगे, आप उसको ठंडा करते हैं। आप उसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, कूल करेंगे आप उसको, उसकी सॉलिडिटी को बढ़ाने के लिए, ना कि गर्म करेंगे। मतलब आपने पढ़ा था सॉल्यूशन वाले उस चैप्टर के अंदर के सब्सटेंस होते हैं दो टाइप के। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको पानी में घोलते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, किसी को पानी में घोलें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जिसको पानी में घोलने से अगर वो गर्म हो उठता हो और उसको आप चाहते हैं उसको और घोल दें, तो आप उसको गर्म ना करें। आमतौर पर हमारी धारणा होती है जी घोलना है, ले जाओ बर्नर के पास कर दो गर्म और घुल जाएगा। लेकिन सब्सटेंस का नेचर हमें देखना है कि जब उसको वाटर में आप ऐड करते हैं तो अपना एक्सोथर्मिक नेचर शो करेगा या एंडोथर्मिक। उसके बेसिस के ऊपर या तो आप क्या नाम है कूलिंग करेंगे उसकी सॉलिडिटी बढ़ाने के लिए या हीटिंग करेंगे। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करे तो कूल इट टू इंक्रीज देयर सॉलिडिटी एंड वाइस वर्सा। आगे ना इतनी बात समझ में? चलो ठीक है। इसके बाद आज का जो टॉपिक आपका चला हुआ था, जो आप प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे थे, जो आप कह रहे थे कि सर हमने दो चीजें ले रखी हैं, एक फिनॉल और एक वाटर, आपने ऐसे ही कर रखा था, वो आपस में मिसिबल है अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर में दोनों घुल नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे? जब वो घुल नहीं रहे नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो जैसे आपकी बुक में लिख रखा था वो तो आपने सीधा वहां से पढ़ लिया कि आप वाटर बाथ के ऊपर जाएंगे, बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, वो आप अलग अलग परसेंटेज के सॉल्यूशन बना लेंगे कि इतने परसेंट फिनॉल, इतने 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 रेशो के अलग अलग तैयार कर लिया आपने। उसके बाद वाटर बाथ के ऊपर जाएंगे, उसके अंदर आप थर्मोमीटर भी डिप करे रखेंगे कॉर्क के थ्रू, और उसमें स्टीरर भी डाल देंगे। ऐसा कॉर्क लेंगे जिसके अंदर दो होल हो, एक में से थर्मामीटर दूसरे में से स्टीरर चला जाए, पतली सी वायर होती है, उसको ऐसे ऐसे आप हिलाते रहें, मिक्सअप करते रहेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मोमीटर में आप नोट डाउन कर लेंगे वो टेम्परेचर जिसके ऊपर दोनों जो इमिसिबल थे वो क्या हो गए? मिसिबल। मतलब पहले टर्बिडिटी सी थी, अब वो टर्बिडिटी सी खत्म हो गई, वो मिसिबल बन गए। उसके बाद आपने टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपने जो उसको दोबारा से हटा दिया वहां से, वाटर बाथ के अंदर से कूलिंग स्टार्ट हो गई, फिर देखा हाँ अब आ गया वो टेम्परेचर जिसके ऊपर टर्बिडिटी दोबारा अपीयर हो गई। इसको एक दो बार करके देखें भाई हमसे कोई गलती तो नहीं होगी टेम्परेचर को नोट डाउन करने में, आपने कर लिया। ऐसे ही फिर दूसरा जो परसेंटेज का सॉल्यूशन था फिनोल का, फिर तीसरा, अलग अलग सॉल्यूशन बना रखे हैं। तो जितने भी सॉल्यूशन बना रखे हैं उस रेंज के बीच में से कोई एक सॉल्यूशन अननोन होगा आपके लिए। क्या होगा? एक सॉल्यूशन अननोन बन जाएगा आपके लिए, जो टीचर अपनी तरफ से बना के दे देगा। टीचर आपको कह दे, मान लीजिए आप बनाए 0.01 0.02 ऐसे ऐसे कुछ 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 कुछ, टीचर आपको पहले बता देते हैं कि आप है ना बेटा इस रेंज के सॉल्यूशन बना ले अलग अलग। फिर टीचर क्या करेगा? उस गिवन रेंज के अंदर की बीच की किसी एक रेंज का सॉल्यूशन खुद बना लेता है, और फिर वो आपको दे देता है मिला के उनको मिक्सअप करके कि बेटा आप ये बताओ, और सारी बातें ठीक है कि ये जो मैंने दिया ना ये किस रेशो में मिला है, ये किस परसेंटेज का है, फिनॉल वाटर की रेशो किस रेशो में है, तो आपको पता लगाना है। तो फिर जो काम आप दूसरे नॉन अपने लिए रेशोज ली थी उसमें यही काम आपको बार बार करना है। एक बार वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वाटर बाथ में हीटअप करने के बाद
जिसके ऊपर टर्बिडिटी क्या हो गई, डिसअपियर, मतलब दो इमिसिबल लेयर क्या बन गई, मिसिबल, फिर दोबारा फिर से टर्बिडिटी सी आ गई, है ना। तो इस टाइप से, तो कहने का मतलब क्या था कि ऐसे टेम्परेचर का मीन ले लेंगे और अपना ग्राफ प्लॉट कर देंगे, टेम्परेचर वर्सेस परसेंटेज ऑफ फिनोल। फिर जो ग्राफ आएगा आपके, उस ग्राफ के अंदर अननोन वाले का आप टेम्परेचर नोट कर लेंगे, उस टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर परसेंटेज आ जाएगी, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके, और कई बार ग्राफ कैसे आएगा, जो ग्राफ आएगा कई बार देखो इस टाइप से आएगा, ऊपर ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट होगी, देखो इस टाइप से, तो ये अपर पॉइंट, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। कई बार नीचे से ग्राफ आएगा, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने बताया नेचर ऑफ द सब्सटेंस, तो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो CST क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, कंसोल्यूट टेम्परेचर कह देते हैं जिस टेम्परेचर के ऊपर ऐसा कुछ होता है। तो एक बार मेरे को भी याद है, जब मैं कभी BSc फाइनल ईयर में था, मैं भी कभी ना कभी तो था, जब मैं था, तो आप उठाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कभी तक के मिल जाते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, डिफाइन कंसोल्यूट टेम्परेचर, डिफाइन कंसोल्यूट टेम्परेचर ऐसे। तो बस इतना ही, आज के लिए इतना ही मैंने बोल दिया। आप में से किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हैं। अटेंडेंस लग गई तो बची तो नहीं ना किसी की? ठीक है बेटा, अब आप जा सकते हो, कल आते ही अपना प्रैक्टिकल कर लेना है, ठीक है। और जिसके और भी जो जो प्रैक्टिकल पेंडिंग है वो अपने सारे कर लेंगे, आप कोई छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब आप जा सकते हैं।